चलो अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस आज ना मैं सीटीएक्स किसके लिए टैक्सेबल होने वाला है ना, वो डिटेल में सिखा रहा हूं। CTEGS फुल फॉर्म कार फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, फिर क्या लिखा है उसमें 3 चीज है, फ्री गैस, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। फ्री गैस, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एंड एस फॉर फ्री सर्वेंट। फ्री बच्चों ये 5 परक्विजिट अलग से पढ़ रहे हैं। इट इज टैक्सेबल ओनली इफ एम्प्लॉय इज अ specified employee. Now question arise, what do you mean by specified employee? So an employee will be treated as specified employee if he is a director. An employee will be treated as specified employee if he is a, मतलब कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, दे विल बी ट्रीटेड एज, एंड फॉर देम CTX इज टैक्सेबल। और आप खुद सोचो ना, कार फैसिलिटी जनरली हाई क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को मिलेगा। जो लोअर क्लास ऑफ एम्प्लॉय हैं उनको कंपनी कम्यूटेशन अलावेंस दे देगी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए कार नहीं देगी, पैसे दे देगी। बट हाई क्लास ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी उसको थोड़ी ना बोलेगी ये ले 5,000 रुपए आ जाना, पागल है क्या? कंपनी उसको क्या प्रोवाइड करेगी? सो कार फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब जो भी पढ़ेंगे हम, टैक्सेबल ओनली फॉर, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में पहला एम्प्लॉय हु इज अ, और एन एम्प्लॉय हु इज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर मींस होल्डिंग एट लीस्ट 20% और मोर इक्विटी शेयर, 20% और मोर इक्विटी शेयर। अभी जस्ट हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पढ़ा, किसको कंपनी ने शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दिया? अब एम्प्लॉय ने थोड़ा 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 शेयर्स खरीदा, थोड़ा थोड़ा खरीदा, और अब उसके पास टोटल एग्रीगेट 20% से ज्यादा शेयर हो चुका है। सो नाउ ये कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं है, इसके पास कंपनी का काफी हद तक कंट्रोलिंग पावर आ चुका है। कंपनी कभी भी AGM बुलाएगी, जब अपने शेयर होल्डर से कोई रिजोल्यूशन पास करने के लिए अप्रूवल लेगी, तो इसका मेन स्टेक है भाई 20%, मतलब इसका अगर हाँ होगा तो शायद रिजोल्यूशन पास होगा, ये ना बोलेगा तो रिजोल्यूशन ही पास नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रिजोल्यूशन पास करने के लिए 51% चाहिए, ये 20% अकेला लेकर बैठा है। यस और नो? सो ये कोई आलतू फालतू एम्प्लॉय नहीं है, इसको कंपनी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का दर्जा दे देगी। समझो मैंने ना रिलायंस कंपनी का 20% शेयर खरीद लिया है, हु एम आई? नहीं, अंबानी नहीं। मैंने 20% रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो हु एम आई? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर, बट आई एम नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग इन रिलायंस कंपनी। All substantial interest holder will not be treated as specified employee. If they are working in a company, then only they are employee. और वो एम्प्लॉय होते हुए अगर उन्होंने 20% से ज्यादा शेयर खरीद लिया तो उनको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाएगा। नहीं समझा? रिलायंस कंपनी में जितने भी लोग जिनका 20% शेयर है, ना चलेगा। हाँ चलेगा। हाँ कम। कहां था मैं, क्या बोल रहा था? समझो चेतन सर के पास रिलायंस कंपनी का 30% शेयर है, तो ही इज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर बट नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग इन रिलायंस कंपनी ना। तो पहला कंडीशन तो एम्प्लॉय होना चाहिए और उसके पास 20% या उससे ज्यादा शेयर होना चाहिए, तो ऐसे एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जो थर्ड पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एग्जाम में आ गया एम्प्लॉय इज अ डायरेक्टर, तो समझ जाना ही इज अ
employee is a substantial interest holder. For them CTX taxable. लेकिन अगर ये दोनों क्राइटेरिया में एम्प्लॉय नहीं आ रहा है तो बच्चों हमें उसका देखना पड़ेगा कैश टैक्सेबल सैलरी. क्या देखना पड़ेगा? Cash taxable salary. If the cash taxable salary is more than 4 lakh, then such employee is also treated as specified employee. A question arises, what do you mean by cash taxable salary? तो कैश टैक्सेबल सैलरी और तुम जो अभी तक सैलरी कैलकुलेट करते थे उसमें बस इतना अंतर है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इसमें नहीं आएगा. क्या नहीं आएगा? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स को छोड़कर बाकी सब ले लो टोटल. इफ द फाइनल आंसर इज मोर देन, ही विल बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. हम इसको समझने के लिए ना क्वेश्चन नंबर आज जो हमने सॉल्व किया था 13, कौन सा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके देखते. वापस क्वेश्चन 13 सामने रखो. क्वेश्चन 13, इस क्वेश्चन नंबर 13 में ना सिर्फ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स को हटाएंगे. क्या हटाएंगे? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स को हटाकर टोटल लेंगे. इफ द टोटल इज मोर देन 4 लाख, ही विल बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. चलो देखते हैं. पहला बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी आएगा या नहीं? एंटरटेनमेंट अलावेंस, कमीशन, हाउस अकोमोडेशन, कौन सा परक्विजिट है? इट इज नॉट जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, कैश नहीं है, ये नहीं लेने का. इंटरेस्ट बेनिफिट नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, नहीं आएगा. यूज ऑफ मोटरसाइकिल नॉन मॉनेटरी है, नहीं आएगा. ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल नहीं आएगा. तो पहले 3 चीज का टोटल करो. इस 3,24,000 को मैं बोलूंगा ग्रॉस कैश सैलरी. ग्रॉस सैलरी तो ये था. 3,24,000 विल बी नोन एज ग्रॉस कैश सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशन टैक्स. ये जो आया ना आंसर 2 लाख, दिस इज नोन एज, if this amount is more than, then employee will be treated as, and for him CTX will be taxable. मतलब अब तुम्हारा ना बर्डन और बढ़ रहा है. हाउस अकोमोडेशन में तुम बड़ा बक्कम निकालते थे, यहां पर CTX टैक्सेबल है या नहीं? CTX है या नहीं उसके लिए पता करो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नहीं. और स्पेसिफाइड के लिए तुमको निकालना पड़ेगा कैश टैक्सेबल सैलरी. हाउ टू कंप्यूट कैश टैक्सेबल सैलरी? तो अपना वो जो सैलरी का स्टेटमेंट है उसमें से सब ले लेने का, क्या नहीं लेने का. एक बार और ट्राई करते. क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, उसके पहले का एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैश टैक्सेबल. इफ इट इज मोर देन एम्प्लॉय विल बी ट्रीटेड एज. चलो मुझे बताओ बेसिक सैलरी आएगा क्या? डीए, टेलीफोन, कन्वेंस, बोनस. बोलो बोलो, क्या बोल रहा था? बोल. इधर क्या मैं बड़ा बक्कम निकाल रहा हूं? नहीं ना. तो कोई भी बोनस हो, इस साल का हो, पुराना हो, क्या नहीं लेना है? बस यहां पर सिर्फ नॉन मॉनेटरी नहीं लेना है, बाकी सब ले लेना है. तो बोनस 22, 23 का भी आएगा, 26, 27 का भी आएगा. नेक्स्ट, एरियर्स ऑफ सैलरी आएगा, एडवांस सैलरी, कमीशन, मेडिक्लेम तो एग्जेम्प्ट है. नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस आएगा, पेड, रीएम्बर्स, कौन सा परक्विजिट? मॉनेटरी परक्विजिट आएगा.
गाइस क्या नहीं आएगा? हेंस हाउस अकोमोडेशन नहीं आएगा। तो पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ एक चीज नहीं आया, क्या नहीं आएगा? तो बस एक काम करो, तुम्हारा जो फाइनल आंसर है ना, इसमें से सिर्फ हाउस अकोमोडेशन 62,300 हटा दो। ये जो तुम्हारा अमाउंट आया, ये चेक करो, मोर देन 4 लाख है। हेंस एम्प्लॉइज फॉर हिम CTX विल बी। तो एग्जाम में क्या करना मालूम है? जब भी CTX आएगा, जब भी पहले पूरा स्टेटमेंट बना लेना, उस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन करना कैलसी पर, क्या हटा देना और टोटल करके देखना। अगर वो टोटल 4 लाख से, तो CTX टैक्सेबल कर देना, 4 लाख से ज्यादा तो टैक्सेबल कर देना, 4 लाख से कम तो एग्जेम। अगर एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इफ एम्प्लॉय इज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो डायरेक्टर भी नहीं है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर भी नहीं, देन वी हैव टू चेक हिज कैश taxable salary. If the cash taxable salary is more than, then taxable. Otherwise, exempt. Is it clear? चलो हेडिंग दो CTX। CTEGS, CTX। कंपनी का जो इशूड शेयर कैपिटल है उसका 20% आपके पास होना चाहिए, टोटल इशूड शेयर का 20%। डिडक्शंस में सारे डिडक्शंस माइनस करने, प्रोफेशन टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन
और वो जो जीपीएल वीआरसी आरसी करके स्टार्टिंग में बताया था, वो तो अगर जीपीएल मिला है तो जीपीएल नीचे माइनस होगा, वीआरसी मिला है तो वीआरसी नीचे माइनस होगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिला है तो नीचे रिट्रेंचमेंट माइनस होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में देखो मैंने दो अमाउंट लिखा है, 75 एंड 50। हाँ, 75 फॉर न्यू टैक्स रिजीम, 50,000 फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम।